एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अब तक के आपने हमारे फ्रीडम का पार्ट 1 और पार्ट 2 को रिवाइज कर चुके होंगे और इसे पढ़ भी चुके होंगे। अगर हाँ तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी फ्रीडम का रिवीजन मीन्स क्वेश्चन आंसर, जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर के साथ साथ इस जो चैप्टर का एक फटाफट छोटा सा रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो यही है कि व्हाट इज मीन बाय फ्रीडम। अब आप फ्रीडम से क्या समझते हैं और आपके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे लिए फ्रीडम का मतलब तो भाई वही है कि जब हमें हमारे पेरेंट जो है वो रात में घूमने से मना नहीं करे, जो चाहे वो हमें खाने पीने के लिए दे दिया जाए और हमें हमारे हिसाब से जीने का मौका मिले, तो वही फ्रीडम है। जी नहीं, एक्चुअल में ये फ्रीडम नहीं है। इसके साथ में एक हमें मतलब इतनी सारी फ्रीडम मिलती है तो हमारी लाइफ को एक प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। और रिस्ट्रिक्ट क्यों किए जाते हैं? क्योंकि हम हमारी लाइफ को स्मूथली चला ले। हमें बाहर जाना इंपॉर्टेंट है, वो फ्रीडम मिलनी चाहिए, लेकिन हम अननेसेसरी वो चीज़ों को गलत आदतों में ना पड़े। तो उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए जिससे हम गलत वे में ना जाए, है ना। तो हमारे लिए यहाँ पे भी फ्रीडम का मतलब वही है कि वो सारी चीज़ें करने का मतलब कि वो सारी चीज़ें कर सकते हो आप, मतलब जो आप करना चाहते हो, लेकिन आप वहाँ पे किसी और को हार्म नहीं करने वाले हो। Freedom refers to all those things which do not harm to other and are essential for a person's own development. There is close relationship between the freedom of for an individual, यहाँ पे एन आना चाहिए, and for the nation because। अब वो आगे के चैप्टर वो तो पढ़ लेते हैं क्योंकि फ्रीडम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपना एक सेल्फ का जो डेवलपमेंट है वो कर सके, आप अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सके, इन सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि आप किसी गलत वे में ना जाए। गलत वे मीन्स कि आप किसी और को उससे हार्म ना करें। आपकी फ्रीडम आपको मुबारक है, लेकिन आप अपनी फ्रीडम को उस हद तक के ही यूज करेंगे जब तक कि आपकी सोसाइटी को उससे कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो रहा हो, है ना। जिस दिन आप आपसे किसी और को कोई दूसरी हार्मफुल चीजें हो रही है कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, आप सोसाइटी में कुछ ऐसे गंदे एग्जाम्पल्स क्रिएट कर रहे हो जिससे कि हमारी सोसाइटी में दूसरों को मतलब किसी अदर पर्सन जो है हमारे अलावा उसको इफेक्ट हो, तो वहाँ उस कंडीशन में आपके जो restrictions है, जो constraints है, वो यूज किए जाते हैं। Clear? Then is there a relationship between freedom for the individual and freedom for the nation? अब इसके बीच में आपका जो रिलेशन है वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्लियर था, there is a close relationship between the freedom for an individual and for the nation because। अब इन दोनों के रिलेशन के बीच के टॉपिक्स देखें तो क्यों है? क्योंकि इफ अ नेशन इज फ्री, every individual of it will be free to enhance their creativity and capabilities। क्लियरली है कि अगर आप हम कहते हैं ना कि मतलब फैमिली में कि जरा से थोड़ी सी फ्रीडम दे के दी होती, मतलब इसे थोड़ी छूट दे दी होती तो शायद ही अपने आप को और डेवलप कर लेते, ठीक है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि हम कहते हैं ना कि इसके ऊपर ज़रूर पाबंदी लगाई होती तो शायद आज ये कंडीशंस नहीं होती। तो इंडिविजुअल को मतलब एक फ्रीडम देने के लिए किसी भी नेशन के वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या करेगा, अगर उसे थोड़ी बहुत फ्रीडम मिलती है तो वो अपनी क्रिएटिविटीज़ को डेवलप करेगा, अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करेगा, उसके अंदर जो भी टैलेंट है तो वो उसको और ज़्यादा खुल के अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। Development of a nation depends on cooperation, creativity and capabilities of individual which can be exercised in the absence of external constraint। अब क्लियरली है कि कोई भी जो देश होता है तो उसका डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट किस पे क्रिएट होता है कि वहाँ पे एवरी इंडिविजुअल की वहाँ पर मतलब पार्टनरशिप होनी चाहिए, कि उसका जो योगदान है, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन है वो हर एक जो इंडिविजुअल है उसका इक्वली कंट्रीब्यूशन जाएगा, तभी तो किसी कंट्री की ग्रोथ होगी, वहाँ का उसका डेवलपमेंट हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे वही क्लियर कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेशन उसकी क्रिएटिविटी और कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, तो वो मतलब डेवलप करेगा। और वो डेवलप कब करेगा? जब हम उसे एक सर्टेन अमाउंट में इंडिपेंडेंस देंगे, उसे एक फ्रीडम देंगे कि भाई हमने आपको ये फ्रीडम्स दी है, यू कैन डेवलप योर सेल्फ। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ कि वही कि अगर वो अपने आप को बढ़ा रहा है तो उससे हमारा जो नेशन है उसकी भी ग्रोथ होती है।
और ये सब जो है मतलब अगर हम बहुत सारे एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स लगाए, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, तो ये सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है। तो हम कहते हैं ना कि एक आइडल सोसाइटी क्या होती है, एक फ्री सोसाइटी की जहाँ पे एकदम लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस लगे हो, कंस्ट्रेंट्स लगे हो, जहाँ पे हर एक इंसान अपने आप को डेवलप कर सके। Then next is a free society enable all its member to develop their potential मिनिमम ऑफ सोशल कंस्ट्रेंट्स। सिमिलर चीज जो मैंने आपको जस्ट बताई कि एक फ्री सोसाइटी या एक यहाँ पर ये जो फ्री सोसाइटी है, इसे आइडल तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं किसी हद तक तो वही हो जाएगा कि आपको एक लिमिटेड सोर्सेज में आपको जो मिनिमम कंस्ट्रेंट्स है वो लगाए जाए, ताकि आप अपने आप को और ज्यादा इनहेंस कर पाए। Though no society can be imagined without the absence of constraints, but it is necessary to determine whether it is acceptable or justified. अब कोई भी जो सोसाइटी है वो बिना रिस्ट्रिक्शंस के तो है नहीं, क्योंकि हमारी होती है वहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स होते हैं। क्लियर, सबकी अपने अलग अलग ओपिनियंस होंगे, अपने अपने आइडियोलॉजीज होंगी, सारी चीजें। तो हर कोई एक सिमिलर चीज तो देखना नहीं है कि वो अपनी सोसाइटी को डेवलप ही करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब कोई एक बहुत अच्छा इंसान है, तो एक उसके अगेंस्ट इंसान भी हो सकता है जो कि किसी का बुरा चाहता हो। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे एक चीजों में, इस टाइप में उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस भी जो है वो एक्सेप्टेबल होने चाहिए और जस्टिफाइड होने चाहिए, तभी उसका कोई मतलब होता है। बाकी कंस्ट्रेंट्स जो है वो तो इम्पॉर्टेंट होते ही है, क्योंकि हमने बहुत फैमिली वाला जो एग्जाम्पल था उसमें बहुत अच्छे से देखे हैं, क्योंकि किसी भी चीज को, क्योंकि हम बहुत ज्यादा फ्रीडम देके उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करके हम उसको बिगाड़ नहीं सकते। तो कंस्ट्रेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then social constraints are necessary to examine through debates, discussion between individual and the society. Social constraint जो है वो भी necessary है, तो उसके थ्रू मतलब एग्जामिन किसके थ्रू हो जाएगा, वो डिबेट डिस्कशंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड द सोसाइटीज। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो आंसर था कि व्हाट इज मीन बाय फ्रीडम, आप फ्रीडम से क्या समझते हैं, आपने वो एक्सप्लेन कर दिया। और फिर जो फ्रीडम जो है, फ्रीडम फॉर द नेशन और फ्रीडम ऑफ द फॉर द इंडिविजुअल, इन दोनों का बीच का जो रिलेशन था वो भी हमने उसमें ये किया। अब जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज यही वर्ड्स उठा कर लिखे, आपने क्वेश्चन का आंसर समझ लिया और ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है हम किस में ऑलरेडी समझ चुके हैं, हमारा जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पे भी हमने इस चीज को समझ चुके हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने मर्जी से आप सिर्फ क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे और अपने हिसाब से इन योर ऑन वर्ड्स आप अपना आंसर लिखेंगे। क्लियर, वहां पे भले ही आप आंसर गलत लिखे, क्योंकि अभी आपको कोई जो है कॉपी वो चेक नहीं, मतलब क्या है कि आप एकदम फाइनल एग्जामिनेशन में नहीं जा रहे, तो इससे क्या होगा, ये आपका परमानेंट जो है चीजें ये याद हो जाएंगी और आपकी आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएंगी। देन जब आप आंसर लिख ले तो आप एक बार खुद अपने हिसाब से चेक करें, अगर कहीं गलत लगता है तो एक बार फिर से देख के लिखिए, और थर्ड टाइम में आप बिना देखे से लिख लिए तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप बिना देखे एकदम प्रॉपर और अपने अपने खुद के वर्ड्स में बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी। जो हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन था वहाँ पे हमने नेगेटिव और पॉजिटिव कंसेप्शन जो दोनों ही लिबर्टीज होती है उसके बारे में पढ़ा था कि एक्चुअल में नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है। तो अब हमको इसमें ना डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन थी कि व्हाट इज नेगेटिव लिबर्टी एंड व्हाट इज पॉजिटिव, देन हम उसके जो डिफरेंसेस हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो नेगेटिव क्या होता है कि किसी एक लिमिटेड सरफेस में, लिमिटेड एरिया में किसी एक व्यक्ति की पूरी फ्रीडम, वो अपने आप में जो करना चाहे, उसको किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब कोई भी स्टेट जो है वो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगी, कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे, वो अपने हिसाब से सारी चीजें कर सकता है। ठीक है, ये एक पर्सन, ये एक इतना एरिया दे दिया, मतलब इस एरिया में एक छोटा सा एरिया हो गया, तो इसमें वो चाहे जो करना चाहे वो इसमें कर सकता है। और पॉजिटिव में क्या होता है, ये पूरी एक सोसाइटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये एक लिमिटेड एरिया नहीं है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो इंडिविजुअल वो कर सकता है व्हाटएवर ही और शी वांट्स टू बी डू, है ना, ये कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, कंस्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं, और यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे इतने भी ज्यादा नहीं लगाए जाते हैं। इवन यहाँ पे जो भी कंस्ट्रेंट्स यूज किए जाते हैं तो उसमें भी एक जो भी इंडिविजुअल्स है उसके डेवलपमेंट के लिए इसको सपोर्ट किया जाता है। ठीक है,
उसकी ग्रोथ के लिए इसको यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। तो सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग होती है। और हमने एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कि इन दोनों में हमारे यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों में एक तालमेल सेट करने की कोशिश की जाती है। तो हम किसी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि विच इज़ बेटर, है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी कौन सा बेटर है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दोनों में तालमेल फिक्स करने की कोशिश। लेकिन फिर भी देखें तो इसका जो बेस है मतलब इसका जो साइट है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पूरी सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्यों थोड़ा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, है ना, कि इंटरफेयर किया जाएगा कोई स्टेट का ना कोई गवर्नमेंट का, किसी भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन कंस्ट्रेंट जो है वो यहाँ पे नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में होंगे, लेकिन वो भी होंगे कि जो इसेंशियल हो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो वही यूज होते हैं। तो आप ना इन दोनों की जो डेफिनेशंस हैं हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, इवन लिखी भी हुई है, तो आप वहां से वो भी कैरी कर सकते हैं। देन आप देखते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस। इट इम्फील्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स एंड राइट टू डू वॉट एवर वन लाइक्स। क्लियर, यही डेफिनेशन थी कि यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है। इट्स मे बी कंस्ट्रेंट्स, ओके, हाँ, तो यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे हैं, कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है कि भाई तुम्हें जो करना है डू वॉट एवर, ठीक है, यहाँ पे कर सकता है, कोई भी एक इंसान कर सकता है। इट रिफर्स टू द सोसाइटी इन विच एडुकेट फैसिलिटी आर adequate facility are available for each and every section of society enjoy desirable rights। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे सभी को एक एक सेक्शन का, यहाँ पे सिंगल पर देखो यहाँ पे 1 लाइक्स का आ रहा है, ये वर्ड नोटिस करना, यहाँ पे सिंगल इंसान के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर सेक्शन में सोसाइटी में इसको जो भी राइट्स मिलते हैं, तो यहाँ पर सोसाइटी का हर सेक्शन का एक एक इंसान जो है उसको इंजॉय करता है। क्लियर, तो इसीलिए इसी पर्सपेक्टिव से मैंने कहा था कि ये वाला थोड़ा बेटर है। दिस कंसेप्शन में मेक द पावरफुल पर्सन मोर पावरफुल टू कीप वीकर्स वंस ऑन देयर मर्सी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पावरफुल है वो ऑलरेडी और पावरफुल होते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो लगा नहीं रहे हैं। अब भाई सपोज ऐसा मान लिया जाए कि एक सोसाइटी है और एक, हाँ, यहाँ पर ये चीज आप यूज कर सकते हो कि यूएसए की जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, कैपिटलिज्म की, करेक्ट। तो वहां पे क्या हो रहा था कि एक इंसान और ज्यादा पावरफुल होते जा रहा था, और ज्यादा हो रहा था। और यहाँ पे क्या होता है कि जो पॉजिटिव वाला आता है ना, तो वहां पर क्या होता है, यूएसआर वाला बोल सकते हैं हम, यूएसएसआर वाला, करेक्ट, कि यहाँ पे एक सोसाइटी ग्रुप वाले के पर्सपेक्टिव से लेकर के बात करनी है। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी काम करना है आपको पूरे ग्रुप में करना है ना, शेयरिंग इज केयरिंग टाइप से वो वाला सिस्टम हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही इंसान कर रहा है तो वो अपने आप को ही डेवलप करने की सोचेगा ना, वो किसी और के भले के लिए तो कम ही सोचेगा, पे एक होता है। These believe that any individual or section should not hinder that progress of other। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है और जो सेक्शन है वो किसी और के लिए, मतलब किसी अदर की प्रोग्रेस के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा और उसके बीच में कोई बाधा नहीं बनने वाला। तो यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट में लेते हुए चलते हैं। तो होप आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव की डेफिनेशन भी बहुत अच्छे समझ में आई होंगी, और आप अपने मन से जैसे उस क्वेश्चन में किया था सिमिलरली यहाँ पे भी डिफरेंसेस लिख सकते हैं। तो ये यूएसएसआर और यूएस वाला मत ही लिखना, क्योंकि मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर रही थी कि ये प्राइवेटाइजेशन पे था तो किसी एक के इस पे था, बट यहाँ से मैच नहीं खाते हैं, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल शो था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is mean by social constraints are constraints of any kind necessary for enjoying freedom। अब social जो constraints है वो क्या क्या है और वो हमारी freedom को enjoy करने के लिए है या नहीं है, तो हमें उसको explain करना है। तो सबसे पहले भाई हम बात करते हैं कि social constraints actually में होते क्या है। तो वो restrictions, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शंस जो कि मतलब सोशली तरीके से होते हैं। क्लियर, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट होंगी, हमारा जो स्टेट है जो हमें कंट्रोल कर रहा है, हमारी सोसाइटी का हेड जो है वो कर रहा है, तो उसके तरफ से लगाए जाते हैं। और वो भी इसीलिए ताकि हम किसी और के राइट्स को के खिलाफ ना हो, हम किसी और की ग्रोथ के अगेंस्ट ना हो, किसी को हार्म ना करें। इन सब के लिए हम हमारे ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं, है ना, किसी को हम हार्म ना करें, किसी के अगेंस्ट कुछ ऐसा ना करें कि उसको कोई प्रॉब्लम हो। इस टाइप के जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसको हम सोशल कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। क्लियर,
Social constraints refer to the restrictions imposed by the society whoever in is unauthorized for the same necessity for of constraints. अब necessity इधर तो बाद में देखते ही हम, तो constraints जो social वाले restrictions हो गए वो क्या हुए कि जो individual की freedom होती है, जो अलग individuals है, तो उसको control करने के लिए, उसे सही तरीके से ले जाने के लिए, तो ऐसे restrictions लगाए जाते हैं individuals पे। ठीक है, ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनकी फ्रीडम पे, और वो भी क्यों? क्योंकि ताकि वो किसी गलत मतलब किसी और को हार्म ना करे। भाई कंस्ट्रेंट्स की डेफिनेशन आप यहीं पर एक क्लियर कर ले, किसी भी टाइप का कंस्ट्रेंट आए तो वहां पर आप यही चीज को उठा करके रखेंगे कि वो किसी और के लिए हार्मफुल ना हो, तो उसी को मतलब क्या करे, उसी को कंट्रोल करने के लिए, उसको बैलेंस में लाने के लिए कंस्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं किसी के ऊपर भी। तो सोशल वही कि, और यहाँ पे जो सोसाइटी का मतलब है, तो सोसाइटी क्या हुआ, ये हमारी गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, थ्रू द गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर आर वेरियस सेक्शन हु डिमांड अ बैन ऑन फिल्म, बुक्स, आर्टिकल, जर्नल्स एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि कई बार हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी फिल्म्स के बारे में सुना है जिसके ऊपर बैन लगाने के ऊपर बात होती है। अभी जस्ट हम लोग हमारे चैप्टर में बात करें तो हमने एक फिल्म के ऊपर देखा था जो वीडियो की ऊपर बनने वाली थी काशी में, और वहाँ के जो लोग होते हैं वो इसके ऊपर बैन कर देते हैं कि भाई ये मूवी तो हम बनने नहीं देंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्राचीन भारत है उसके जो लोग हैं उसको गलत रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसको बहुत ज्यादा क्रूल जो है वो सिद्ध किया जा रहा है, तो वो बुक नहीं बनने देंगे, वो फिल्म नहीं बनने देंगे, क्लियर, सॉरी। और अभी भी हम हमारे प्रेजेंट एरा में भी देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी मूवीज आती है जहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करते हैं कि भाई वो मूवी नहीं बनने देंगे। जैसे अभी झांसी की रानी आई थी तो वहां पर भी कोई कोई तामझाम हुए थे, और बहुत सारी ऐसी मूवीज आती है ना कि वहां पे बोलते हैं कि हाँ भाई कहीं करनी सेना का गलत यूज हो रहा है, उसको गलत डिफाइन कर रहे हैं, कहीं कुछ जैसे भी जो रियल बेस्ड होती है, बायोग्राफीज होती है, वहां पे ज्यादा होता है। और कहीं पे मतलब कोई इंटीमेट सीन आ जाता है मूवीज में तो उसको भी बैन करने की बात की जाती है। कई बुक्स में गलत गलत मतलब स्टोरीज बनी हुई हो या किसी को डैमेज कर रहा है किसी की रेपुटेशन को, तो वहां पर आर्टिकल्स पे तो बहुत ज्यादा होता है। और आजकल तो ट्विटर का जमाना है, इसमें तो हद ही होता है ये, है ना, आए दिन सुनने को मिलता है कि इसने इसके ऊपर ये कमेंट किया, वो कमेंट किया, तो ये दिक्कत विक्कत होने वाली है टाइप से, है ना। तो ये सारी चीजें देखता है, तो ये क्या होता है, इन सेक्शंस में भी बैन लगाए जाते हैं। और क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वो किसी और को हार्म कर रहे हैं, किसी और की रेपुटेशन को, किसी और की उसका जो कल्चर है, उसके जो भी ब्लाब्ला सी चीजें हैं उसको डैमेज कर रहे हैं, तो इसलिए इनके ऊपर बैन लगाए जाते हैं, या इसी को हम कह देंगे सोशल कंस्ट्रेंट्स यूज किए जा रहे हैं। Though banning is an easy solution for the short term to meet the demand immediately, but it is very harmful for a long term prospect due to development of his habit only. अभी जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम किसी चीज को बैन कर रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है भाई, क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, वो डैमेज हो रहा है, तुरंत की जो डिमांड है, इमीडिएटली डिमांड है, उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए, कोई भी तुरंत के लिए। लेकिन अगर हम इसको लंबे समय के लिए लगाए तो ये हमारी हैबिट बन जाती है, हम बहुत लंबे समय तक के उस को पोस्टपोन करते जा रहे हैं, हमेशा ये आदत हो जाती है। क्योंकि आए दिन हम लोग ना कई चीजों में देखते हैं ना कि जब हम लोगों ने किसी के पहनावे के ऊपर बात करते हैं, मोस्ट ऑफ ऐसी चीजें होती है कि भाई उसका ड्रेसअप, और स्पेशली गर्ल्स के ड्रेसअप पे तो ये बात होती ही होती है। तो भाई किसी को राइट नहीं है कि आप किसी के ड्रेसअप के ऊपर कोई कमेंट करें। तो ये क्या होता है, अगर आप 10 बार सुनते जा रहे हैं तो क्या होता है, वो आपकी हैबिट बन जाती है, ठीक है, वो आपकी हैबिट बन गई, मीन्स वो आपको कंट्रोल करेंगे ही करेंगे। और हमारी सोसाइटी का सबसे मुद्दा है ये कि सामने वाले को ये कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो अब से आप अपने राइट्स को ना तब तक ही यूज करेंगे, मतलब उसका मिस यूज नहीं करेंगे ताकि वो किसी को गलत किसी के लिए गलत चुभे, किसी के लिए वो हार्मफुल हो। क्योंकि हमारे जो ओपिनियंस होते हैं ना, और स्पेशली हमारी इंडियन आंटीज के बिना सोचे समझे ऐसे ओपिनियंस क्रॉस किए जाते हैं, ऐसे ऐसे कहा जाता है कि वो किसी के ईगो को हर्ट करे, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर जाता है ना। इस टाइम में हर मतलब मोस्ट ऑफ होता है, और इस टाइम में जब किसी का ईगो और किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाती है तो वो इंसान ऑलमोस्ट जो है वो टूट चुका होता है। और इसी कंडीशन में क्या होता है, वो गलत गलत कदम उठाते हैं। तो प्लीज अपने राइट्स आपको मिले हैं, आपको राइट टू स्पीच
मिला है, राइट टू एक्सप्रेशन मिला हुआ है, तो दैट डजंट मीन कि आप किसी के ईगो को, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को, या आप किसी सामने वाले को इतना सुना दे कि उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका ईगो है, ये हर्ट हो, है ना। तो अपने जो राइट्स है उसका केयरफुली यूज करें और किसी अच्छे कामों में यूज करें, है ना। क्योंकि कोई गलत मतलब किसी को डीमोटिवेट करने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं किया जाना चाहिए। बहुत सारे आप खुद देखते हैं मोटिवेशनल होते हैं, तो ये बात इसीलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर राइट टू स्पीच वगैरह जो है ना, बहुत सारे राइट्स है। तो एक इंसान जो होता है वो सामने वाले को मोटिवेट करने के लिए अपने राइट का यूज करता है। और आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में जाकर के देखेंगे तो मोस्ट ऑफ आपको 1000 ऑफ मेंबर्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे, मतलब ये रियलिटी होती है। जो डीमोटिवेट करने वाले होते हैं, ये मोटिवेशन वाले तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही मिलेंगे, और डीमोटिवेट करने वाले जो प्लेटफॉर्म्स है ना, वो आपको डेली लाइफ में मिलते ही मिलते हैं और मिल जाएंगे, है ना। तो आपको इनसे डीमोटिवेट नहीं होना है, और ये जो डीमोटिवेट करने वाला है तो भाई आप अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल ना करें। देन इफ वी विलिंग एक्सेप्ट वन मोर थिंग, यहाँ पर एक और चीज याद आई कि बहुत सारे आजकल तो अब्यूजिंग वर्ड्स ही वो हो गए हैं, मतलब कि किसी को इंटरटेनमेंट करना है, कोई इंटरटेन करना है, तो वहां पर आपको अब्यूजिंग वर्ड्स जो है, गंदे गंदे शब्द है, इन्हीं का प्रयोग करना है। तो ये आपका राइट है कि आप बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सोसाइटी में एक गलत मैसेज क्रिएट करें, क्योंकि जो इनको देखने वाली जो आधी पब्लिक होती है ना, वो हमारी यूथ होती है, और वो यूथ होती है, तो आप उसको गलत मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि आप इनके लिए एक आइडल का काम कर रहे हो, और जब आइडल का काम कर रहे हो ना, तो वो आपको ही फॉलो करती है ना। आप उसमें फिर उसके बाद में उन्हें जहर खाने का बोल दो, इन्विटेशन दे दो, या आप उसे अमृत खाने का दे दो, वो आपको ही फॉलो करते हैं। तो ये जो अपने राइट्स का गलत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि आप अपनी सोसाइटी को ही खराब कर रहे हैं, जो आने वाली ग्रोथ है उसे खराब कर रहे हैं। If we willing accept restrictions to pursue our goals or ambitions, our freedom is not limited in any case if we are not cursed into accepting the condition we can't claim to curtailed freedom। अब हमारी जो फ्रीडम है भाई, हमारे जो एम्बिशंस है, हमारे गोल्स है, हमारी फ्रीडम है, उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस है, एक्सेप्ट वो मतलब लिमिटेड तो है नहीं, ठीक है, नॉट लिमिटेड, उसमें बहुत सारी चीजें है ही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट इज अपहोल्डिंग फ्रीडम टू इट्स सिटीजन। अब हमारे जो सिटीजन्स है उनको जो फ्रीडम दी गई है, अब हमारे जो सिटीजन है मतलब उनको जो फ्रीडम दी गई है, तो उसमें स्टेट का क्या रोल है, कि स्टेट क्या मतलब उनके इसमें कैसे उनको बनाए रखने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए उनकी क्या इम्पोर्टेंट मतलब जो रोल है वही प्ले करता है, कि स्टेट क्या रोल प्ले करती है इनकी फ्रीडम को बनाए रखने के लिए। तो भाई अब इनकी फ्रीडम को बनाए रखने के लिए ना हमारे पास क्लियर है कि आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। आपको क्या मिले हुए, फंडामेंटल राइट मिले हैं, जिसमें आपकी जो फ्रीडम है वो आपको शो करती है। आपको 6 जो फंडामेंटल राइट है, आप राइट्स वाले सेक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि आपके पास में इतने सारे फंडामेंटल राइट्स है, आप उससे अपने आप की फ्रीडम को बनाए रख सकते हैं। लेकिन इसके साथ में कुछ स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। जब भी आप कोई भी फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको राइट्स तो दिए हैं, लेकिन उसके एक लिमिटेशन का दायरा भी दिया हुआ है। इफ अगर कोई इमरजेंसी लगती है तो आपका आर्टिकल 21 और 20 छोड़ करके सारे जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन वो वाली बात यहाँ पर नहीं हो रही है। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। फ्रीडम ऑफ सिटीजन ऑफ the scope of freedom of citizen depend on will of rurals in a monarchy democratic state, fundamental right to the citizen, यही बात जो मैंने आपसे कह दी। a state controlled by government because अब जो state होती है गवर्नमेंट से होती है, क्योंकि उसको अपने जो सिटीजन है उसको कंट्रोल भी करना है, उसको भी लगाने हैं। Whatever the government does, it affect the freedom of citizen, and if any conflict become violent, it hinders day-to-day life of state। अब कोई violent तो होना, क्योंकि अब अगर आपने फ्रीडम तो दे रखी हुई है सिटीजन्स को, क्लियर, अगर उस फ्रीडम से कुछ वायलेशन होता है, कुछ गलत होता है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट ही तो कंट्रोल करेगी ना भाई आपको। if a state is unable to manage army and police, it dispute the law and order of the country। अब भाई आर्मी और पुलिस से तो कंट्रोल होना नहीं है, तो इसी कंडीशन में आपके पास में कुछ लॉ और ऑर्डर द्वारा भी उसको कंट्रोल किया जाता है, वो कंट्री के ऊपर इसको लगाता भी है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज योर व्यू वुड बी अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस फ्रीडम, गिव एग्जांपल। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है भाई सबसे इजी है, आप उसको समझ सकते हो। आपको अपने एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, ठीक है। एक्सप्रेशन की फ्रीडम कैसे? मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी व्यक्त कर सकते हो, आपके जितने ओपिनियन है आप उसको शो करते हैं, आप अपने व्यूज को रखते हैं, आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सारी जितनी भी चीजें आ रही है ना इसमें कि आपको जो भी एक्सप्रेस करना है बिना किसी डर के, कि आपको कोई डर नहीं होना चाहिए कि सामने वाला आपको फांसी पे चढ़ा देगा अगर आपने ये चीज कही है। तो अब ये मत कहना कि मैम आपने इतने सारे एग्जाम्पल समझाए थे तो उसमें ये भी कहा था कि ट्विटर पे हमने गलत गलत जो है वो अपडेट किया था, तो वहां पे भी तो कुछ कंडीशंस होती है भैया, आजकल पॉलिटिकल जमाना चल रहा है तो आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो हाँ, लेकिन हमारा जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें 1 2 में भी 6 राइट्स ऑल है, जिसमें कि आप मतलब आपको मीडिया की जो फ्रीडम है वो दी जाती है, आप कहीं पे मीटिंग कर सकते हो, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को मतलब क्या कहना चाहिए कि वो कहते हैं ना कि हाँ चौराहे समूह वगैरह पे आंदोलन करना वगैरह, ये सारी जो फ्रीडम होती है वो इसमें आती है। हाँ, लेकिन ये अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए, किसी दंगे प्रसाद को बढ़ावे के लिए नहीं होना चाहिए। It is right of non-interference by the state. It is a fundamental value and hence society must be willing to bear some inconvenience also to protect it from people whoever want to restrict it. अब ये उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं जो इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे जो कुछ पॉलिटिकल जो हो जाते हैं ना मेंबर्स वगैरह, वो नहीं चाहते कि इनके खिलाफ कोई बातें हो, कोई चीज इनके लिए कोई ओपिनियन बाहर आए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था व्हाट इज योर व्यू टू वुड बी अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस फ्रीडम, गिव एग्जांपल। अब ये वाली जो फ्रीडम हमें मिल रही है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस में, तो यहाँ पे कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस लगने चाहिए आपको वो एक्सप्लेन करने हैं कि यहाँ पर भाई कौन से। तो ये यही वाली बात होगी कि हम किसी के ऊपर अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो वो किसी के ईगो को हर्ट ना करे, वो किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करे, और वो ऐसा स्टेटमेंट हो जिससे कि हमारी कंट्री के ऊपर कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा इसमें भी पढ़ ले। एट वेरियस टाइम द डिमांड्स हैव बीन रेज्ड टू बैन ऑन वर्क्स, प्लेस, फिल्म एंड एकेडमिक आर्टिकल्स। देखो एक्सप्रेशन की है तो आप अपने आप को एक्सप्रेस मतलब अपने थॉट्स को प्रेजेंट करने के लिए आप किसी के ऊपर कोई भी मूवीज बना सकते हो। आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि किसी ना किसी की बायोग्राफी पे मतलब कोई ना कोई मूवी बन रही है, कभी लक्ष्मीबाई पे बन रही है, कभी किसी के ऊपर बन रही है, कहीं अहिल्याबाई जो भी है ना फ्रीडम फाइटर्स, उनके ऊपर मराठाओं में ज्यादा बन रही है। तो क्या हुआ यहाँ पे इनका राइट टू एक्सप्रेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है कई मूवीज को बैन कर दिया गया है क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि वो उसे गलत प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो हिस्टोरिकल जो भी मतलब क्लिप्स थी कि जो इवेंट्स नहीं हुए हैं, ये जो हुए हैं उसको एक गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कोई आर्टिकल में कोई गलत चीजें लिखी हुई हैं कि जो रियलिटी से मैच नहीं करती हो, जो एक्चुअल में नहीं हो, तो उसको बैन किया जाता है। यहाँ पर कुछ अलग चीजें लिखी हुई है, ठीक है। एकेडमिक के साथ में भी वही हो रहा है, प्ले के साथ में बुक्स, सारी चीजें कि आप किसी चीज को गलत प्रेजेंट कर रहे हो जिससे किसी को आघात हो रहा है, तो उन चीजों को बैन कर दिया जाता है या जाना चाहिए। Freedom has been classified as a positive and negative liberty, which requires some justifiable constraints only. अब हमारे पास में जो फ्रीडम है वो हमने ऑलरेडी क्या किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टीज में चेंज कर दिए हैं, जिसमें थोड़े बहुत है ना जस्टिफाइबल जो है वो जस्टिफाई होने चाहिए, जस्टिफाइबल कंस्ट्रेंट जो है वो नीड होती है, तो वहां पर उतने ही लगे, नॉट मोर देन। Constraints are supposed to be supported by the people and moral arguments. अब ये जो कंस्ट्रेंट होने चाहिए ना, तो ये सपोर्टेड बाय किससे, पीपल और मोरल आर्ग्यूमेंट, क्योंकि भाई पीपल्स पे ही तो लगाए जा रहे हैं, उन्हीं के भले के लिए लगाए जा रहे हैं। ये कंस्ट्रेंट्स क्यों लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो किसी को हार्म ना पहुंचाए, ठीक है। आई थिंक मुझे ना पेन टेप से बोर्ड पे लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ताकि थोड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स आए। ओके देन, क्योंकि हाँ रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए जा रहे हैं, कंस्ट्रेंट्स क्यों लगाए जा रहे हैं, ताकि आप रिस्ट्रिक्शन, ओके आई थिंक मैंने कहीं गलत वर्ड यूज किया है, ओके अवॉइड।
तो क्यों लगाया जाए, क्योंकि वो लोगों के भले के लिए हो, मतलब उनको गलत इसमें नहीं होना चाहिए, उनको हार्मफुल ना हो, इसलिए लगाए जाते हैं। तो बस बी सपोर्टेड बाय द पीपल एंड मोरल आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर? तो दैट्स इट गाइज। आई होप आप लोगों को ये जो रिवीजन है ये भी समझ में आया होगा, और जो पार्ट 1 है पार्ट 2 वो समझने के बाद में आप इसे कर लेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं तीनों 3 बार रिवीजन हो जाएगा आपका। तो जितने भी क्वेश्चंस है वो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं इन योर ओन वर्ड्स। क्या हो रहा है ये? तो जब आप अपनी कॉपी में क्वेश्चंस लिखने जाएंगे तो आप अपने ही वर्ड्स में, ओके कुछ हो रहा है ये। तो चलिए गाइस, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।